So we'll start with the next topic and that is strain energy. तो अब हमारे दो ही थ्योरी टॉपिक बाकी है इस चैप्टर के एंड वन ऑफ दिस इज स्ट्रेन एनर्जी। और याद रखना स्ट्रेन एनर्जी इज टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड यू शुड नो, आपको पहले भी बताया था इवन इन केस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन ग्रेविटेशन आल्सो वी हैव सीन स्ट्रेन एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा आता है वर्क डन से। तो व्हाट वी विल डू इज हम पहले सिचुएशन को समझ लेते हैं एंड देन वी विल राइट डाउन थिंग्स इन अ प्रॉपर वे। तो हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट है एंड वी हैव अ वायर। इस रिजिड सपोर्ट को हमने एक वायर लगा के रखा है। तो वायर इज सस्पेंडेड फ्रॉम दिस रिजिड सपोर्ट एंड इसके नीचे हमने लोड लगा दिया। बिफोर अप्लाइंग लोड लेट अस टेक कैपिटल एल टू बी द लेंथ ऑफ द वायर। तो कैपिटल एल इज द इनिशियल लेंथ ऑफ द वायर। अब हमने इसको लोड लगा दिया। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मे बी दिस लोड इज ऑफ लेट्स से 10 किलोग्राम। ओके, तो होगा क्या, यू ऑलरेडी नो, जैसे ही आपने इसको लोड लगाया तो ये जो लोड होता है इट बिहेव्स एज इफ इट इज अ डिफॉर्मिंग फोर्स। ये क्या करता है, ये लेंथ ऑफ द वायर को इंक्रीज करता है। तो जब लोड आप अप्लाई करोगे तो इट इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द वायर एंड हाउ मच इज द इंक्रीज इन लेंथ, उसके लिए मैं एक डमी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये इज जस्ट अ डमी लाइन, इट इज जस्ट अ डमी लाइन टू शो दैट इस लाइन के ऊपर तक ये ओरिजिनल लेंथ था। अब फाइनली व्हाट यू हैव इज इंक्रीज इन लेंथ। ओके, so what you have is increase in length. So increase in length कितना हुआ, in short it is basically let us say L. Small l is the final increase in length. So this is what you have. Increase in length is L, small l. तो नंबर वन हमारे पास क्या है, हमारे पास एक वायर है जिसका लेंथ है कैपिटल L एंड देन व्हाट वी हैव इज हमने उसके ऊपर एक लोड लगा दिया। लोड मतलब सब मास वी हैव कनेक्टेड some mass over here. Okay, so because of this load, ये लोड जो है मतलब mg जो है it acts on the wire and this behaves like a deforming force और because of this deforming force there will be increase in length. ये फाइनल स्टेज है। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए दिस इज फाइनल स्टेज, मतलब डायग्राम नंबर ए इज इनिशियल स्टेज एंड दिस डी इज फाइनल स्टेज। तो आपने एक वायर पे लोड लगा के छोड़ दिया। आफ्टर सम टाइम व्हाट डू यू सी कि लेंथ वायर का बढ़ गया बाय हाउ मच अमाउंट, स्मॉल एल। तो कैपिटल एल इज ओरिजिनल लेंथ एंड स्मॉल एल इज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द वायर। तो सबसे पहले आपको ऑलरेडी पता है कि लेंथ अपने आप तो बढ़ने नहीं वाला था। लेंथ क्यों बढ़ा, क्योंकि आपने इस पे एक लोड कनेक्ट किया है। लोड कनेक्ट किया है तो व्हाट यू मीन बाय दिस, ये जो लोड है इसने वर्क डन किया। लोड वर्क डन करेगा ना। लोड आपने वायर पे लगाया, अगर लोड नहीं लगाया होता तो वायर इलोंगेट होता क्या, नहीं होता, ऑफ कोर्स नहीं होता। तो व्हेन यू अप्लाई अ लोड, दिस लोड मतलब फोर्स एक्ट्स एज इफ इट इज अ डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स इज डूइंग वर्क, किस पे वर्क कर रहा है, वायर पे। और बिकॉज ऑफ दैट वर्क डन देयर इज इंक्रीज इन लेंथ। तो वर्क डन हुआ इसलिए वायर का लेंथ जो है वो स्मॉल एल से बढ़ गया, राइट। तो एज यू नो, वर्क is a form of energy which can neither be created nor be destroyed. तो कहाँ गया एनर्जी, इट इज स्टोर्ड इन द वायर। मतलब लोड ने, फोर्स ने जो भी वर्क किया है टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वायर, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द वायर इटसेल्फ। मतलब वो एनर्जी वायर में ही स्टोर हो गया। तो वो एनर्जी जो है वो इस पूरे वायर में स्टोर हो गया। ओके, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज स्ट्रेन एनर्जी। तो सबसे पहले आपको स्ट्रेन एनर्जी का डेफिनेशन पता होना चाहिए। It's very simple. So let us define strain energy. The elastic potential energy. Why potential energy? Because of course, as I told you, work done can neither be created nor be destroyed. The work is stored in the form of potential energy of the wire. So the elastic potential energy कहाँ से आया ये, वायर में कहाँ से आया, बिकॉज ऑफ elongation. The elastic potential energy gained by the wire during its elongation due to a force is called as strain energy. तो डिफाइन कर देते हैं हम लोग, the elastic potential energy
the elastic potential energy stored, या फिर gained भी बोल सकते हो, gained by the wire, gained by the wire during its elongation, during its elongation due to a load, to a force, ब्रैकेट में लिख देते हैं लोड F applied to its free end, applied to its free end is known as strain energy. Good. तो strain energy मतलब क्या? You should know this. It is potential energy basically. अब as I told you, सबसे पहला काम होता है draw the figure if required, then give little bit of introduction. तो strain energy क्या है हमने explain कर दिया. In short, एक वायर था, वायर को जैसे आपने फोर्स लगाया, वो फोर्स मतलब लोड एक्ट होगा, वो इलोंगेशन प्रोड्यूस करेगा, मतलब वर्क डन हुआ, अपने आप तो इलोंगेट होगा नहीं, वो वर्क डन हुआ. वर्क डन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो वर्क डन कहाँ गया? इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. किस में? वायर में स्टोर हो गया. उसी को क्या बोला है आपने? स्ट्रेन एनर्जी. अब हमें चाहिए इक्वेशन. वी वांट टू डिराइव एन इक्वेशन फॉर स्ट्रेन एनर्जी. तो वो कैसे डिराइव करेंगे? बहुत सिंपल है. द नेक्स्ट थिंग इज टू एक्सप्लेन कि आपके पास इनिशियली एक वायर था, एक रिजिड सपोर्ट से सस्पेंडेड था, ओरिजिनल लेंथ L है, फिर आपने एक ब्लॉक ऑफ मास M अटैच कर दिया which acts as deforming force. So consider a wire of initial length capital L and initial and cross sectional area A. तो ये जो वायर है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A. क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A. दिस इज व्हाट यू हैव. ओके, देन जस्ट अ मिनट. यस, देन हैव यू डन इज, ये वायर को आपने एक रिजिड सपोर्ट पे लगा के रखा है. ओके, द वायर इज सस्पेंडेड. The wire is suspended from a rigid support. As shown in figure. The free end of the wire is attached with a block of mass M. The weight of this block और आपको पता है weight मतलब mg, acts as deforming force. Okay, this is what you need to know. Therefore, force equal to mg आ गया आपके पास. वो हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन just to know that it is mg, बाद में देखेंगे. Good. So this is what you need to know. अब final stage में length is L, change in length, increase in length is small l, total force acting is capital F. Okay. So at the final stage, Young's modulus Y, आपको भी पता होगा. Young's modulus आप डिफाइन कैसे करते हो? Young's modulus आप कैसे डिफाइन करते हो? You define it as the ratio of longitudinal stress upon longitudinal strain. और यंग्स मॉड्यूलस क्या है? Y. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या है? फोर्स अपॉन एरिया. और स्ट्रेन क्या है? चेंज इन लेंथ. लेकिन यहाँ पे चेंज इन लेंथ को हमने किससे डिनोट किया? स्मॉल l से.
यू कैन ऑल्सो यूज डेल्टा एल ऑल्सो, आप चाहो तो इसको डेल्टा एल भी बोल सकते हो, नोटेशन डजंट मैटर, कॉन्सेप्ट इज व्हाट मैटर्स। तो चेंज इन लेंथ अपॉन, तो एफ कैपिटल एल अपॉन ए स्मॉल, तो यंग्स मॉड्यूलस वाई इज एफ एल अपॉन ए एल, तो फोर्स यहां से आपको मिल जाएगा वाई ए स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो अब तक हमने क्या किया है, अब तक हमने सिर्फ बेसिक आइडिया को इंट्रोड्यूस किया, फिर हमने एक वायर ले लिया जिसका लेंथ कैपिटल एल था, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए था, उसके नीचे आपने एक ब्लॉक ऑफ मास एम लगा दिया, ब्लॉक का जो वेट होगा mg, इट ऑन द वायर एंड इट इज लाइक अ डिफॉर्मिंग फोर्स व्हिच विल इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वायर, और लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज कितने से हुआ, स्मॉल एल से हुआ। फिर यंग्स मॉडुलस का आपको पता ही है, longitudinal stress upon longitudinal strain, stress is force upon area, strain is small l upon capital L, then you have force equal to y a small l upon capital L। तो small l को आपने पहले कहीं लिखा नहीं है, तो अब बता दो what is small l। small l is the final change in length। ये फाइनल वर्ड मैं बार बार बोल रहा हूँ, there is a reason behind it, अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने A डायग्राम, डायरेक्ट D डायग्राम, B और C आर मिसिंग, तो ये इट्स लाइक फिल इन द ब्लैंक्स, हमको और 2 डायग्राम बीच में ड्रॉ करने हैं। तो याद रखना, वेयर स्मॉल एल द फाइनल इंक्रीज इन लेंथ, फाइनल इंक्रीज इन लेंथ। ओके, so this is what you need to know। अब what next thing you can do is, अब you should remember, हमने इमेजिन, मैं नंबर्स के साथ समझाता हूँ, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। हमारे पास 10 मीटर का वायर है, इमेजिन हमने 10 किलोग्राम का लोड लगा दिया और थोड़ा टाइम आपने छोड़ दिया, थोड़ा टाइम आपको छोड़ना पड़ेगा, है ना, लोड लगा के छोड़ दिया थोड़ा टाइम, एंड आफ्टर फ्यू मिनट्स, few hours, maybe few minutes, maybe depending on material, then you measure the length again। what you see is कि अभी 10 मीटर की जगह पे हो गया 11 मीटर, मतलब there is change in length by 1 मीटर। ये इंस्टेंटली तो नहीं हुआ ना, इंस्टेंटनेस हुआ क्या, आपने लोड लगा दिया 10 मीटर और इमीडिएटली 11 मीटर, ऐसा हुआ क्या, ऐसा नहीं हुआ। तो क्या हुआ, लोड लगाने के बाद पूरा का पूरा फोर्स कितना है, m इंटू जी, मतलब 10 इंटू 10, 100 न्यूटन। तो जब भी आप एक वायर पे लोड लगाते हो, whenever you apply a load, whenever you apply a load on the wire, then what happens is, एकदम से लोड नहीं एक्ट होता, 0 से 100 न्यूटन है तो 0 से 0.5 न्यूटन हुआ होगा, फिर 1 न्यूटन हुआ होगा, फिर 1.5 होगा, फिर 2 होगा, ऐसे धीरे 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 करके पूरा का पूरा लोड अप्लाई होता है। तो इट इज नॉट इंस्टेंटेनियस, लगा दिया डायरेक्टली पूरा लोड एक्ट हो गया, 10 मीटर का 11 मीटर हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो होता क्या है कि ये जो लोड है, कौन सा लोड है, ये डिफॉर्मिंग फोर्स, ये ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। अब ग्रेजुअल इंक्रीज होने का मतलब क्या, मतलब ये कि पहले लेंथ एल था, फिर मैंने लोड लगाया, तो लोड लगाने के कुछ सेकंड्स के बाद there is some increase in length, so there is some increase in length, let us say x, तो इनिशियल लेंथ था l, अब हो गया x, राइट। ऐसा आप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम तक छोड़ दोगे, तब जाके टोटल चेंज इन लेंथ विल बी l। अब जब ये इंटरमीडिएट स्टेज है, इसको मैं बोल दूंगा बी स्टेज, तो मैंने इसलिए पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे ए और डी के बीच में 2 डायग्राम और डालनी है मुझे, तो वी विल बी पुटिंग सम डायग्राम्स इन बिटवीन। तो दिस इज इंटरमीडिएट स्टेज। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने जैसे ही लोड लगा दिया, इमीडिएटली लोड मतलब फोर्स 0 से मैक्सिमम नहीं होता है। आपको एग्जांपल मैंने क्या बताया, आपके पास मास है 10 और जी की वैल्यू है 10, तो टोटल लोड कितना हो गया, 100 न्यूटन। बट ये 100 न्यूटन इंस्टेंटली एक्ट होगा कि नहीं, आपने लगा दिया 0, फिर 1 न्यूटन, फिर 2 न्यूटन, फिर 3 न्यूटन, ऐसे कर करके वो फाइनली टोटल 100 न्यूटन जाएगा। तो ये जो बी स्टेज है,
बी जो इंटरमीडिएट स्टेज है, इस केस में जो भी फोर्स लग रहा होगा, लेट अस कॉल दिस फोर्स एज स्मॉल एफ। याद रखो, ये जो फोर्स मैंने लिखा है ये कैपिटल एफ है। कैपिटल एफ इज द टोटल फोर्स आफ्टर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम, और जो स्मॉल एफ है दिस इज इंटरमीडिएट। तो ये जब इंटरमीडिएट स्टेज है, इसमें इलोंगेशन कितना हुआ है x, और फोर्स कितना एक्ट हो रहा है स्मॉल एफ। ओके, तो ये स्मॉल एफ फोर्स क्या करेगा, ये लेंथ को और बढ़ा देगा। कितना बढ़ाएगा, लेट अस से बाय dx। तो लेट अस से ये जो आपके पास स्मॉल एफ फोर्स है, ये फोर्स, दिस इज नथिंग बट इंक्रीज इन लेंथ, फर्दर इंक्रीज इन लेंथ। तो जो स्मॉल एफ है वो लेंथ को और बढ़ाएगा। कितने से बढ़ाएगा, तो dx से बढ़ाएगा। तो लेट अस ड्रॉ समथिंग ओवर हियर। So what you have is this is nothing but dx। तो ये x था, ये l है, l x, और बाद में और कितना बढ़ गया dx। गुड। तो ऐसा थोड़ा थोड़ा करके पहले dx से बढ़ेगा, फिर dx से बढ़ेगा, फिर dx से बढ़ेगा, फिर dx से बढ़ेगा, ऐसा हर बार dx से बढ़ते जाएगा। तो फाइनली इंक्रीज इन लेंथ, मैं चेंज इन लेंथ की बात कर रहा हूं, मैं ओरिजिनल लेंथ की बात नहीं कर रहा हूं। तो जीरो इंक्रीज इन लेंथ से टोटल इंक्रीज इन लेंथ हो गया 10, मतलब 10 मीटर से हो गया 11 मीटर। मतलब जब 10 मीटर था तो 10 मीटर इज व्हाट इनिशियल लेंथ, 11 मीटर इज व्हाट फाइनल लेंथ, व्हाट इज चेंज इन लेंथ 1 मीटर। तो 0, फिर 0.1 से बढ़ा, फिर 0.2 से बढ़ा, फिर 0.3 से बढ़ा लेंथ। ऐसा कर करके टोटल चेंज इन लेंथ इज 1 मीटर। तो टोटल चेंज इन लेंथ इज 1 मीटर, तो ये याद रखना। देन इफ दिस इज क्लियर, तो आप मेंशन कर दो at some intermediate stage, at some intermediate stage। और ये इंटरमीडिएट स्टेट हमने दिखाया है फिगर बी में। फिगर बी, the elongation of the wire, the elongation of the wire is x, and the force acting on the wire is small f। और आपको ऑलरेडी पता है फोर्स का फॉर्मूला, y a चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, राइट। ऑल्सो, या फिर आप बोल सकते हो देयरफॉर स्मॉल f इक्वल टू y a चेंज इन लेंथ इज x अपॉन इनिशियल लेंथ l। ओके, दिस इज व्हाट यू हैव, राइट। तो जस्ट टू पुट इट अगेन, कैपिटल एल लेंथ था, ब्लॉक लगा दिया, थोड़े से टाइम के बाद लेंथ बढ़ गया x से, और फोर्स जब इंक्रीज इन लेंथ x था तो फोर्स था स्मॉल f। अब ये फोर्स अभी भी वायर पे एक्ट हो रहा है। तो अब जब अगला डिस्प्लेसमेंट होना है, मतलब लेंथ और इंक्रीज होना है, कितने अमाउंट से, dx अमाउंट से, तो वर्क डन होगा। तो वर्क डन कितना होगा वो देख लेंगे। देयरफॉर वर्क डन to increase the length of wire further by an amount dx is given by you know what is work, force into displacement, राइट। तो क्योंकि हमको डिस्प्लेसमेंट स्मॉल अमाउंट से करना है तो वर्क डन भी होगा स्मॉल, और जब dx डिस्प्लेसमेंट होने वाला है तब फोर्स कितना है, स्मॉल f। ओके, तो फोर्स इज स्मॉल f एंड डिस्प्लेसमेंट इज dx। देयरफॉर स्मॉल डन w इज f dx y a dx, इक्वेशन नंबर 2। तो याद रखो, ये जो इक्वेशन आया आपके पास dw का, दिस इज द इक्वेशन फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू इंक्रीज द लेंथ of the wire by a small amount dx, right?
गुड, यहाँ तक क्लियर। पर टोटल इंक्रीज कितना हुआ, 0 से लेके L तक, क्योंकि पहले जब लोड नहीं था तो वायर का लेंथ था कैपिटल L और एक्सटेंशन मतलब इलोंगेशन तो है नहीं वायर में, और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम के बाद इलोंगेशन कितना हुआ, 0 से लेके स्मॉल L तक। तो टोटल वर्क डन, मतलब बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे लोड लगाया आपने तो लोड धीरे धीरे एक्ट होगा, फोर्स जो है स्लोली स्लोली एक्ट होगा, और फोर्स स्लोली स्लोली एक्ट होगा तो हर बार फोर्स क्या करेगा, dx 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 से लेंथ बढ़ाते जाएगा और फाइनली कितना लेंथ बढ़ेगा, L। तो therefore total work done, in increasing the length of the wire from 0 to small L is work done W is integration 0 to स्मॉल L, क्योंकि पहले 0 इलोंगेशन था, फाइनली L इलोंगेशन था dW, क्योंकि हर बार जब dx से डिस्प्लेसमेंट हुआ है, हर बार dW वर्क डन हुआ है, तो हम क्या करेंगे, dW प्लस dW प्लस dW प्लस dW। और मैंने आपको बताया था कि जब वर्क डन कंटिन्यूअस हो तो आप एडिशन नहीं करते, आप क्या करते हो, आप इंटीग्रेशन करते हो। तो इंटीग्रेशन 0 से L, 0 to L, what is dW, y a x L dx, right? Then as you know, जो जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उसका काम होता है इंटीग्रेशन के बाद। यंग्स मॉडुलस इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल कांस्टेंट, A is area of cross section of wire constant, L is initial length of wire constant, so 0 to L x dx, therefore work done W equal to y a by L, x dx का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक, 0 से L तक। therefore work done equal to, ये जो 2 है इसको पहले ही बाहर दे देता हूँ, 1/2 y a by L, सिर्फ बचेगा x स्क्वायर। और आपको पता है कि जब लिमिट्स हो तो अपर लिमिट पहले डालते हो माइनस लोअर लिमिट करते हो, तो ये आपको मिल गया W equal to y 1/2 y a कैपिटल L एंड स्मॉल L स्क्वायर। एक काम करते हैं, जो स्मॉल L स्क्वायर है उसका एक L इसके साथ लिख देते हैं और एक L वहां। ऐसा क्यों किया मैंने, इफ यू रिमेंबर इक्वेशन नंबर 1, फाइनल सिचुएशन में फोर्स क्या था, टोटल फोर्स क्या था, y a L by कैपिटल L। Do you see, this is y a small L by capital L, therefore work done is half, ये हो गया फोर्स और ये हो गया L, राइट। तो डू यू सी, फोर्स को हम बोलते हैं लोड, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन मतलब इलोंगेशन। therefore work done in increasing the length of wire by amount L is half load into extension, or as I told you, work is a form of energy which can neither be created nor be destroyed। तो कहाँ गया, स्टोर्ड, कहाँ स्टोर हुआ, इन द वायर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो व्हाट यू कैन डू हियर इज, you can basically write down this as this work is stored in the wire in the form of potential energy, which is called as strain energy. Therefore you can write down potential energy of the wire or strain energy U. Strain energy U is equal to half load into extension, half force applied into increase in length. Good, clear यहाँ तक। अब ये याद रखना, ये एनर्जी कहाँ स्टोर हुआ, पूरे के पूरे वायर में। और मैंने आपको बताया था कि वायर कितना भी थिन हो लेकिन उसका
कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा, मतलब उसका कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, मतलब उसका कुछ वॉल्यूम होगा। तो वायर कितना भी थिन हो, इट हैज सम वॉल्यूम। तो ये एनर्जी कहाँ स्टोर हुआ? इन द वॉल्यूम ऑफ वायर, पूरे के पूरे वायर में। तो रिमेंबर दिस, ये जो एनर्जी है इट इज स्टोर्ड इन वोल वायर, वायर के पूरे वॉल्यूम में स्टोर हो गया। अगर हमको देखना है कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। जैसे मास डेंसिटी, वैसे ही यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी, उसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वायर, जिसको आप एनर्जी डेंसिटी भी बोलते हो, जिसको आप एनर्जी डेंसिटी भी बोलते हो, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी is, how do you define energy density? Energy upon volume. Total energy by total volume is nothing but energy density. अब आपके बुक में ये एनर्जी डेंसिटी को ऐसा कुछ स्पेशल सिंबल नहीं दिया है, तो इट्स ओके। व्हाट आई विल डू इज, मैं स्पेशल सिंबल यूज कर लूंगा, मैं स्मॉल यू यूज कर लूंगा। तो स्मॉल यू का मतलब है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, कैपिटल यू का मतलब है टोटल एनर्जी। ओके, तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। बट व्हाट वाज एनर्जी? कितना एनर्जी? हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन, half F into L, and volume. V is volume of the wire. What is volume of a wire? Wire is like a cylinder. What is volume of cylinder? Length into area, right? पता होना चाहिए आपको, right? So you should know. Therefore, energy density small u equal to half length into area. ये याद रखना। तो length into area ये याद रखना। Volume is length into area. F by A, small l by L. What is F by A? Stress. What is small l by L? Strain. Therefore, energy density is half stress into strain. Very good. It is half stress into strain. This is what you have. तो ये पता होना चाहिए. Energy per unit volume is half stress into strain. Good. But wait a minute. क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? Increase in length. तो चेंज इन लेंथ के साथ एसोसिएट मॉड्यूलस कौन सा था? इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ, जिसको नाम क्या दिया था? यंग्स मॉड्यूलस। तो एक काम करता हूं, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड देन इक्वेशन नंबर 4। बट वेट अ मिनट, डू वी नो, हमको ये पता है क्या? यंग्स मॉड्यूलस y इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यस, therefore stress equal to y into strain, और ये आपका इक्वेशन नंबर 5। अब ये जो इक्वेशन नंबर 5 है वो इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट कर दो। therefore substituting इक्वेशन नंबर 5 इन इक्वेशन नंबर 4, तो एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस, बट स्ट्रेस इज y strain into strain. So you have energy density equal to strain का स्क्वायर। तो ये दूसरा फॉर्मूला बन गया एनर्जी डेंसिटी का। पहला क्या था? हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। दूसरा क्या है? यंग्स मॉड्यूलस बाय 2 इनटू स्ट्रेन स्क्वायर। ओके, बट वेट अ मिनट, हम इस इक्वेशन को, इसको यंग्स मॉड्यूलस के इक्वेशन को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन वाई। यही इक्वेशन को स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन वाई लिख सकते हो। फिर ये तो है, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो। तो आपको क्या मिलेगा? विल यू गेट हियर इज, सिर्फ स्ट्रेन की जगह पे क्या डालोगे? स्ट्रेस अपॉन वाई। देयरफॉर एनर्जी डेंसिटी U इज इक्वल टू हाफ y स्ट्रेन स्क्वायर, बट स्ट्रेन इज स्ट्रेस का स्क्वायर
अपॉन y का स्क्वायर, एक y गया, एक y गया, therefore energy density is 1/2 stress square by y। तो ये और एक फॉर्मूला है एनर्जी डेंसिटी का। तो इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 6, 7, ये सारे के सारे आपको देते हैं इक्वेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो इक्वेशन नंबर 4, 6 and 7 gives energy per unit volume of the wire। कौन सा एनर्जी? स्ट्रेन एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, per unit volume of the wire। This is what you have। Good। तो बहुत easy topic था and was very interesting as well। तो हम क्या करेंगे? We will repeat this topic once again और मैं सिर्फ important step आपको बता दूंगा। So you need to link it properly। अब ऐसा है, सबसे पहले what I really want कि आपको situation समझ में आना चाहिए। What was the idea? हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट है, हमने एक वायर लगा दिया, वायर का इनिशियल लेंथ था L, इनिशियल लेंथ वाज L। अब जब आपने इसके ऊपर एक लोड लगाया है, एक लोड लगा दिया, लोड मतलब एक ब्लॉक है जिसका कुछ मास होगा, तो यू हैव अप्लाइड सम लोड ऑन दिस। ओके, अब होगा क्या? ये जो लोड है विच इज बेसिकली एज यू नो mg या फिर F इक्वल टू mg, इट स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन द वायर। और मैंने इसे इट स्टार्ट्स एक्टिंग, तो यू शुड रिमेंबर कि एकदम से पूरा का पूरा लोड नहीं लग जाता, थोड़ा आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम देना पड़ता है। तो यू विल गिव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम। ओके, तो थोड़ी देर के बाद जब आप देखोगे आफ्टर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम, यू विल फाइंड, आपको ऐसा दिखेगा कि वायर का जो लेंथ है वो बढ़ गया। कितने अमाउंट से बढ़ गया? स्मॉल एल से बढ़ गया, राइट। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए, initial situation you have capital length, capital L as the length of the wire। After sufficient amount of time, now the length is capital L plus small l, where small l is total increase in length of the wire। okay, तो जब total increase in length है तो force acting is total। मतलब यहाँ पे मैंने just a फिगर में मैंने just मास को अटैच किया था, तो force acting here was like 0, राइट। और डी फिगर में टोटल लोड इज एक्टिंग। एग्जाम्पल बता रहा हूं, अगर ये 10 किलो का ब्लॉक होता, 10 किलो मास होता 10, जी की वैल्यू 10, तो टोटल 100 न्यूटन। तो जैसे आपने ब्लॉक लगा दिया, इमीडिएटली 100 न्यूटन एक्ट नहीं होता है, इट इंक्रीजेस ग्रेजुअली, स्लोली 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 इंक्रीज होगा। तो न्यूटन, फिर 1 न्यूटन होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, ऐसे करते करते 100 न्यूटन तक फोर्स लगने वाला है वायर। तो वायर भी स्लोली स्लोली लेंथ चेंज करेगा, एकदम से चेंज नहीं होता है लेंथ। तो जो फाइनल स्टेज है, फाइनल स्टेज वी आर शोइंग बाय डायग्राम नंबर डी। तो आपको पता है फाइनल स्टेज में इस वायर के ऊपर पूरा का पूरा फोर्स लग चुका है, राइट। एंड व्हाट यू नो फ्रॉम यंग्स मॉड्यूलस इज दैट is longitudinal stress upon longitudinal strain। Longitudinal stress is F by A, strain is small l by capital L, where F is the total force and small l is the total change in length। A is area of cross section, capital L is initial length। आपको मिल गया F L upon A small l। मतलब यहां से आपको मिल गया F, दिस इज कैपिटल F। ये फाइनल स्टेज की बात कर रहा हूं, इंटरमीडिएट बीच के स्टेप्स की बात हम बात कर लेंगे। y a small l upon capital L, equation number 1। This is the force acting on the wire at the final stage। मतलब जितना elongation प्रोड्यूस होना चाहिए था उतना हो। अब as I told you, एकदम से कोई भी लोड एक्ट नहीं होता, तो ग्रेजुअली एक्ट होता है। मतलब पहले 0 न्यूटन से फोर्स हुआ होगा 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, वट एवर इट इज। तो
उस केस में देयर इज स्मॉल इंक्रीज इन लेंथ। तो एकदम से लेंथ चेंज होके स्मॉल एल जितना नहीं बढ़ता है, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। तो इसका मतलब जीरो इंक्रीज इन लेंथ से स्मॉल एल इंक्रीज इन लेंथ तक आने के लिए बीच में एक्स भी आया होगा। एग्जाम्पल टोटल इंक्रीज इन लेंथ, मैं बार बार इंक्रीज ये वर्ड यूज कर रहा हूं, अगर 1 मीटर है, टोटल इंक्रीज इन लेंथ 1 मीटर है, तो बीच में 0.2 मीटर भी आया होगा, 0.25 भी आया होगा, तो सम वैल्यू एक्स। अब हमको देखना है कि जब लेंथ एक्स अमाउंट से चेंज हुआ तो फोर्स कितना एक्ट हुआ। सेम फॉर्मूला, सिर्फ कैपिटल एक्स स्मॉल, सिर्फ एल की जगह स्मॉल एक्स। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर एट सम इंटरमीडिएट स्टेज व्हेन द एलोंगेशन एक्स। अब करना क्या है, अब करना ये है कि अब जो वायर है उसका लेंथ हमको और बढ़ाना है, लेकिन कितने से बढ़ाना है, dx अमाउंट से बढ़ाना है। तो व्हाट वी वांट टू डू इज, हमको इस वायर का जो लेंथ है वो और इंक्रीज करना है बाय अ स्मॉल अमाउंट dx। तो व्हाट यू वांट टू डू इज you want to increase the length of the wire by a small amount of dx, so work has to be done। कौन वर्क कर रहा है, लोड वर्क कर रहा है। तो यू नो वर्क डन इज, पर जब x elongation था तब फोर्स कितना था, y a by l, y a x by l dx। so this is the small amount of work which is done to increase the length of the wire by a small amount x, right। equation number 3, हमको ये देखना है कि व्हाट इज द टोटल वर्क डन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले dx से लेंथ बड़ा होगा, मतलब ये जो इनिशियल स्टेज है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं इसको। गुड, ये जो इनिशियल स्टेज है जिसमें लेंथ था l, उसके बाद लेंथ कुछ अमाउंट से बड़ा होगा, लेंथ मस्ट हैव इंक्रीज बाय सर्टेन अमाउंट, ओके, dx अमाउंट से बड़ा होगा, फिर वापस से लेंथ और dx अमाउंट से वापस इंक्रीज हुआ होगा। तो ऐसा हर बार स्मॉल स्मॉल अमाउंट dx 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 से लेंथ बढ़ते जाएगा, और हर बार जब लेंथ dx dx से बढ़ेगा तो हर बार वर्क डन भी dw 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 होगा। तो व्हाट इज द टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन कैन बी ऑब्टेन बाय इंटीग्रेशन ओवर ऑल सच स्मॉल वर्क डन फ्रॉम 0 टू l, 0 टू स्मॉल l क्यूब, क्योंकि व्हाट इज द टोटल चेंज इन लेंथ, स्मॉल l, दैट इज बाय 0 टू l, ये याद रखना। और आपके पास अभी dw का इक्वेशन ऑलरेडी है, you already have equation। so w equal to 0 to l dw, which is y a x upon capital L dx। so therefore work done w is y a by l, 0 to small l x dx। therefore w equal to y a by l x square by 2, 0 to l। so work done w is 1 by 2 y a by l, okay, y a by l, x स्क्वायर की जगह पे आप डालोगे l, तो स्मॉल l का स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देन यहाँ पे आप लिख दोगे स्मॉल l, okay। you know what is this, equation number 1, total force। so therefore work done is half into length, मतलब वर्क डन इज हाफ लोड इन is a form of energy which can neither be created nor be destroyed। तो दिस इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और उस पोटेंशियल एनर्जी को आप बोलते हो स्ट्रेन एनर्जी। तो ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी या स्ट्रेन एनर्जी U, which is half load into extension। अब द थिंग इज, ये पूरा का पूरा एनर्जी कहाँ स्टोर हुआ, पूरी वायर में स्टोर हुआ, पूरे की पूरी वायर में, कंप्लीट वायर में। तो इस पूरे वायर में कितना एनर्जी स्टोर हो गया, U। हमको देखना है कि यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर हुआ, उसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी।
energy stored per unit volume. So capital U by V, half load into extension by volume is area into length. Okay, therefore you have energy density U, F stress, small l by capital L is strain. So energy density मतलब energy stored per unit volume is half stress into strain. Minute, do you remember Young's modulus is stress upon strain, and therefore stress equal to y into strain, and therefore you will have U equal to half stress is y into strain or into strain. Therefore U equal to half y into strain का square. This is what you have. ये एक और फॉर्मूला है फॉर एनर्जी डेंसिटी. पहला फॉर्मूला कौन सा मिला? एनर्जी डेंसिटी का, नॉट एनर्जी, इट इज एनर्जी डेंसिटी, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन. दूसरा कौन सा मिला? हाफ वाई इनटू स्ट्रेन स्क्वायर. बट यू अगेन नो व्हाट इज स्ट्रेन. ये जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है यहाँ से स्ट्रेन मिलेगा आपको स्ट्रेस अपॉन वाई, स्ट्रेस अपॉन वाई. देयरफॉर एनर्जी डेंसिटी इज हाफ वाई, strain is stress upon y का square. So energy density U equal to 1/2 y stress square upon y square. Cancel and cancel. 2 stress square upon y. तो ये आपको और एक फॉर्मूला फॉर एनर्जी डेंसिटी. So this is what you need to know. This is how you are going to solve this, to derive this equation. Good. तो अगर आपको इतना पता है, तो let us solve one question on this. और एक theory topic है, वो purely theory है, that we will take in the next session. We will now solve a question, and then of course this one, and then one question is also remaining. ये जो क्वेश्चन है स्ट्रेस का क्वेश्चन है, ये हम अगले सेशन में कंटिन्यू कर लेंगे. अभी हम पहले वर्क डन का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. कैलकुलेट द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ स्टील वायर ऑफ लेंथ. मतलब सबसे पहले आपको स्टील वायर दिया है जिसका ओरिजिनल लेंथ है 2 मीटर, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? 0.0225 mm स्क्वायर. ओके, व्हेन अ लोड ऑफ 100 न्यूटन, तो लोड ऑफ 100 न्यूटन इज देयर. ओके, इज स्लोली अप्लाइड. देखो मैंने बताया था कि एकदम से लोड नहीं लगता, स्लोली स्लोली अप्लाई होता है. तो टोटल फोर्स न्यूटन, और आपको यंग्स मॉड्यूलस भी दिया है. कितना दिया है यंग मॉड्यूलस आपको? आपको बोला है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. आपको फाइंड क्या करना है? कैलकुलेट द वर्क डन. तो यू आर सपोज टू फाइंड वर्क डन. और मैंने अभी अभी आपको बताया, हमने जस्ट नाउ वर्क डन का फॉर्मूला डिराइव किया है, दैट इज हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन. अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपको इनिशियल लेंथ पता है, आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है, आपको फोर्स भी पता है, आपको यंग्स मॉड्यूलस भी पता है, बट एक्सटेंशन नहीं पता. तो फिर अभी क्या करेंगे? तो एक्सटेंशन का के लिए सब्स्टिट्यूट करेंगे. कैसे करेंगे? यू नो, मैंने अभी अभी आपको बताया यंग्स मॉड्यूलस y इज फोर्स इनटू लेंथ अपॉन a इनटू चेंज इन लेंथ. तो यहां से आपको मिल गया चेंज इन लेंथ स्मॉल l इज इक्वल टू f कैपिटल L अपॉन ay. दिस इज व्हाट यू हैव. therefore w इक्वल टू, सिर्फ स्मॉल l जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1/2 f, and this is f capital L upon ay plus half 4 square L upon ay. तो फॉर्मूला बन गया. तो सॉल्यूशन इज सो सिंपल, क्योंकि सॉल्यूशन में वो करना ही क्या है? यू जस्ट हैव टू पुट वैल्यूज, यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट वैल्यूज. w इक्वल टू हाफ लोड कितना है? 100 का स्क्वायर कितना? 10,000. मतलब 100 is 10, तो उसका स्क्वायर 10.
लेंथ ऑफ द वायर मीटर और एरिया कितना है 0.0225। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको लिखता हूँ 225 इंटू 10 पावर -4। सिर्फ इसका मैंने डेसिमल हटा दिए एरिया के। देन वाई व्हाट इज यंग मॉड्यूलस 2 इंटू 10 पावर 11, राइट। अब व्हाट यू कैन डू इज, आप क्या कर सकते हो इसको, अब हाफ 10 पावर -4 और प्लस 11 मतलब 10 पावर 10 -4 और प्लस ऊपर जाएगा तो 10 पावर -7, राइट। गुड। और नीचे 5, राइट। अब रफली मैं रफली बता रहा हूं, हम एग्जैक्ट आपको क्या कैलकुलेशन करने हैं, बट मैं रफ बता रहा हूं। अप्रोक्सीमेटली देखो, अप्रोक्सीमेटली 450 टू, तो रफली अगर आप देखोगे तो यू विल हैव 1/450 और ऊपर कितना है 10 पावर 4 है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, 10 पावर 4 में से 100 अलग कर दिया, मतलब 10 पावर 2, जस्ट टू एडजस्ट थिंग्स। एंड 10 पावर 4 का 10 पावर 2 और 2 और ये 10 पावर -7 वहां तो था ही, राइट। गुड। तो ये एक बार ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 का, ये हो गया 9 का, तो 2/9 इंटू 10 पावर -5। तो इसको सॉल्व करो, solve this and you will get your required answer. So exact calculations, what are we getting is, exact calculations that we are getting is 2.222 joule. Okay, so 2.222 joule। एक बार देख लो कहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ है, क्योंकि हुआ है, because of course why 10 पावर -7 मतलब -7 और 2 कितना आया 10 पावर -5, तो आंसर 2.22 तो आ नहीं सकता, फिर कहाँ गड़बड़ हुई होगी। लुक हियर, नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज, ये हम भूल जाते हैं, ये mm है, mm को आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये भूलना नहीं। तो दैट इज व्हाई यू विल गेट रॉन्ग आंसर। तो 225 इंटू 10 पावर -4 और mm का स्क्वायर, हाउ मच इज 1 mm, 10 पावर -3, उसका स्क्वायर कितना 10 पावर -6, तो 10 पावर -6 मतलब ये आ जाएगा 225 इंटू 10 पावर -10 मीटर स्क्वायर। ये जैसे 10 पावर -10 हुआ तो यहाँ पे भी 10 पावर -10 होगा, विल बी 10 पावर -10। ये 10 पावर -10 हो गया, तो नीचे आई विल जस्ट रिमूव दिस फ्रॉम हियर। तो नीचे यहाँ पे इफ यू सी 225 इंटू 2 इज 450, 10 पावर 4, 10 पावर 4 और नीचे कितना बचा, सिर्फ 10, नीचे बचा 10, ठीक। तो अब ये एक जीरो और एक जीरो मतलब 10 स्क्वायर 100, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ऊपर जो 10 पावर 4 है तो 10 का स्क्वायर और 100, एक जीरो जीरो कैंसिल, तो 100/45, व्हाट इज 100/45, 2.222। तो दैट इज वेयर यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। तो यहाँ पे थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो गए, तो यू हैव 100/45, 100/45 इज 2.222 जूल। तो याद रखना, मैंने जानबूझ के वहां पे गलती की थी, क्योंकि ये mm पे ध्यान नहीं होता है नॉर्मली, mm को मीटर में नहीं कन्वर्ट करोगे तो आंसर गलत आएगा, 10 के पावर मैच नहीं होंगे। तो mm को मीटर में कन्वर्ट करो and then put values and then this is how you are supposed to solve this question. So that's it for today.